सबक आज ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी शुरू होने का मतलब है कि वो मकसद जो हमारा असल था उसकी तरफ हम पहुंच जाएंगे। और वो मकसद हमारा था कि मॉडर्न फिज़िक्स की इक्वेशन जो कि मैट्रिक लेवल की या एफएससी लेवल की नहीं है चीज़, जो ज़रा वो होती हैं थोड़ी मुश्किल होती है, वो हम समझे। वो मकसद था हमारा, और वो अगले हफ्ते की क्लास से शुरू हो रहा है। न्यूटन को हमने मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? मेरा पंखा चल रहा है तो जी सर क्लियर है। चले जी सर क्लियर है। चले शुक्र है। अच्छा, तो हमने न्यूटन को पहले तीन चार हफ्ते या 3 हफ्ते ज़रूर दिए हैं, और ये चौथा या आखिरी हफ्ता है। और हाँ यूँ करो, स्लो करो। और न्यूटोनियन ग्रेविटी में बता रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली अगर आप कभी ध्यान देना तो ये एक बड़ी मज़े की सूरत हाल है कि एक ऑब्जेक्ट, ये फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो फर्स्ट लॉ कहता है कि वो रखा ही रहेगा। और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो फर्स्ट लॉ कहता है कि वो मोशन में रहेगा, न्यूटन के जो मोशन के 3 लॉ हैं। लेकिन इनफैक्ट आप गौर करें तो ये अलग अलग कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। 2 ऑब्जेक्ट्स बयान करना ये गलत है। ये एक ही ऑब्जेक्ट की बात है जो रुका हुआ है। जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ असल में नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोशन में हैं। कोई किसी के रेफरेंस से यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई किसी के रेफरेंस से। तो अगर ज़मीन पे एक चीज़ पड़ी हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये गेंद ज़मीन पे अगर हम रख दें तो इसको हम रुका हुआ ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है। और कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम आंखों से देख रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी दरअसल रुका हुआ ऑब्जेक्ट के बराबर है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक्चुअली वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। लिहाजा रुके हुए ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन वाला ऑब्जेक्ट कह लेना, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रुका हुआ ऑब्जेक्ट कह लेना, एक ही बात है। और इसलिए इस तरह से इस लॉ की जो डेफिनेशन बच्चों के लिए तो ठीक है बताई जाती है कि जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो रुका रहेगा, और जो मोशन में है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसको बाहर से कोई और फोर्स उसका कोर्स ऑफ एक्शन चेंज ना कर दे। सो डेफिनेशन इसकी सिंपल ये होनी चाहिए थी कि एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, मोशन में है, वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में रहेगा जब तक कि उसको कोई बैरूनी फोर्स चेंज ना कर दे उसके कोर्स ऑफ एक्शन की। ओके, अब मज़े की बात जो मैं अब कह रहा था कि इसमें एक है, वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, उसको बेशक आप रुका हुआ भी कह लें तो बात एक ही है। तो अगर आप कहते हैं कि रुका हुआ है, या आप ज़्यादा बेहतर कहें कि वो मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। उसकी उस हालत को, जिस स्टेट में है वो, उस स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है हमेशा। और ये सेकंड लॉ है। यानी फर्स्ट लॉ की बात हो रही थी, रुका हुआ है या मोशन में है वाली जो बात मैं कर रहा था, वो फर्स्ट लॉ की बात थी कि हमें उसकी उस हालत को चेंज करने का ख्याल आया। तो वो हालत को चेंज करने का जब ख्याल आया तो साथ ही हमें पता चला कि वो चेंज नहीं हो सकती अनलेस सम सॉर्ट ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए। तो ये सेकंड लॉ हो गया। अब जब सेकंड लॉ आया तो सेकंड लॉ में एक बात सामने आई कि जब इस ऑब्जेक्ट को, ये जो गेंद है, ये जो लोहे का गेंद है भारी सा, इस ऑब्जेक्ट को जब एक फोर्स पुश करती है, जो ये वाली फोर्स है हमारी, पुश करती है, तो ये ऑब्जेक्ट भी उसके अगेंस्ट पुश करता है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया, इसका रेजिस्टेंस। उस ऑब्जेक्ट की मज़ाहमत है, वो ऑब्जेक्ट इतराज करता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी उस हालत को चेंज नहीं करना चाहता, उस स्टेट से नई स्टेट में नहीं आना चाहता। वो बड़ा सुस्त है, वो बड़ा काहिल है,
उसको हम जब जोर लगा के उसकी हालत को बदलना चाहते हैं, तो जब हम जोर लगा के उसकी हालत को बदलना चाहते हैं तो इतराज करता है, और उस इतराज का नाम है मज़ाहमत, रेजिस्टेंस, जिसकी साइंटिफिक जिसके लिए वर्ड है इनर्शिया। सो वो ऑब्जेक्ट जो वापस एहतजाज करता है, उस एहतजाज के लिए जितनी वो फोर्स लगाता है उल्टी तरफ, ये फोर्स लगाई गई उस ऑब्जेक्ट को उसकी फर्स्ट लॉ की कंडीशन से मूव करने के लिए, चेंज करने के लिए ये फोर्स लगाई गई, लेकिन ऑब्जेक्ट ने जवाब में एहतजाजन फोर्स लगाई। तो ये थर्ड लॉ है कि ये फोर्स जो इस तरफ लगाई गई है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट इस तरफ उसके लिए उसके अगेंस्ट लगा रहा है इनर्शिया की वजह से, और इनर्शिया का ताल्लुक होता है मास के साथ। सो इसके अंदर जितना मास होगा उतना ये उसमें इनर्शिया कर उसमें पैदा होगा, एग्जैक्टली उतना जितना मास होगा। रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है, किसी ने कहा था कि रिकॉर्डिंग पे लगाना चाहते। अच्छा, तो मेरे ख्याल में खुरम ने कहा था। तो अभी ठीक है, तो अभी देखें कि किस तरह लॉज चेंज हुए, कितनी ब्यूटी है इस बात में कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो उसको रुका हुआ कहने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल एंड दैट्स फाइनल कि हम कह दें कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है। अब इसकी इस स्टेट को चेंज करने के लिए इस पर जब जो ही फोर्स लगाई जाती है तो ये सेकंड लॉ है। पहला फर्स्ट लॉ था, दूसरा सेकंड है, और ये ऑब्जेक्ट जवाब में जो फोर्स लगाता है ये थर्ड लॉ है। तो तीनों लॉ जो हैं वो एक ही जगह पर खड़े हैं, उस एक गेंद के आसपास, उस एक ऑब्जेक्ट पर। बट जो सेकंड लॉ है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, और फर्स्ट और थर्ड लॉ इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड लॉ सेकंड लॉ को बनाने के लिए हैं। सेकंड लॉ को दरमियान में अगर हम रखें सिर्फ एफ से शो करते हुए, तो फर्स्ट लॉ ऐसे और थर्ड लॉ ऐसे उसको बना रहा है। ये असल में असल चीज सेकंड लॉ है, और सेकंड लॉ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और ये क्या है, फोर्स अप्लाई होगी इस इनर्शिया ज़हमत पर, फोर्स अप्लाई होगी तो ये ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली एक्सेलरेट यानी ये ऑब्जेक्ट जिस हाइट होगा, और इस रिश्ते को न्यूटन ने यहाँ लिखता, इस रिश्ते को न्यूटन ने दरियाफ्त किया और उसने कहा कि ये F इक्वल्स ma है, ये सेकंड लॉ है। तो आज हम न्यूटोनियन ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। ग्रेविटी दरअसल जब सेब गिरा न्यूटन के सर पे, रवायत के मुताबिक, फर्ज करें हम यहाँ न्यूटन को बनाते हैं कि जो बैठा हुआ है और उसके सर पे ये सेब आके ये इस दरख्त से गिरा। अब ये सेब न्यूटन को जब आके लगता है तो रिवायत है कि न्यूटन जो है वो कायनात की तरफ देखता है। सेब उसके सर पे लगा है लेकिन कायनात की तरफ देखता है। वो देखता है कि सूरज है और सूरज के आसपास प्लैनेट्स जो हैं वो मूवमेंट में है, मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। ये कैसा ख्याल आया? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये कैसा उसको ख्याल आया? क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट को गिरता हुआ देखता है अपने सर पर, तो ये बात और बात है। इस बात से हर जमीन का बाशिंदा वाकिफ है कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो नीचे ही गिरते हैं। जमीन का कोई भी शहरी, जमीन का कोई भी बाशिंदा, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो गूंगा बहरा है, वो जानता है कि सेब जो है वो नीचे आएगा और जमीन पर गिरेगा। लेकिन ये बात कि ये जमीन है और इसके आसपास ये चांद गर्दिश करेगा, इस न्यूटन को, जो इस हालत में न्यूटन बैठा हुआ है, इस वक्त न्यूटन को ये बात क्यों कर ख्याल में आ गई? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ सेकंड लॉ। दरअसल न्यूटन के माइंड में जो कि सेकंड लॉ पहले से उसने इस वाक़े से पहले से मुरतब कर लिया था, न्यूटन के माइंड में सेकंड लॉ मौजूद था, और उस सेकंड लॉ में जो एफ थी, न्यूटन का ख्याल था कि ये चांद और ये जमीन भी इसी रिश्ते में बंधे हैं
इस एफ के रिश्ते में नहीं, अगर कोई बात उसे समझ आ रही थी तो वो ये आ रही थी, वो ये समझ नहीं आ रही थी कि एक्सेलरेशन कहाँ नजर आएगा। क्योंकि वो इस मूवमेंट को इस मूवमेंट के साथ शुरू में फॉर 1 ईयर रिलेट नहीं कर पाया था। जब उसको सेब गिरने का वाकया पेश आता है तो वो फौरन इस मूवमेंट को, इस मोशन को रिलेट कर देता है इसके साथ। दैट इज वेरी अमेजिंग कि न्यूटन ने इतना बड़ा जंप कैसे लिया, ऐसी लीप कैसे ली उसने थॉट की। अब आए जरा इस बात पर कि F इक्वल्स ma और F इक्वल्स m1 m2, यहाँ पे बिग G भी है, ओवर r स्क्वायर्ड, इन दोनों के दरमियान न्यूटन ने फिर जो रिलेशन दरियाफ्त किया, बल्कि ये मैंने गलत जुमला बोला है, ये मौजूद था पहले, तो दरियाफ्त का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये मौजूद नहीं था। तो हम ये कहेंगे कि पहला लॉ जो है, सेकंड लॉ जो है, उसकी मौजूदगी में न्यूटन ने कहा कि दरअसल फोर्स लाजमी तौर पे मौजूद है जमीन और चांद के दरमियान, और ये फोर्स आर्म फोर्सेस जैसी एक्सटर्नल फोर्स है, आर्म फोर्सेस जैसी। सो अगर ये फोर्स आर्म फोर्सेस जैसी एक्सटर्नल फोर्स है तो ही वांटेड टू डिस्कवर दैट फोर्स। उसके लिए उसने कोई से दो ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि सेब गिर चुका था उसके सर पर, तो उसके लिए उसने कोई से दो ऑब्जेक्ट को इमेजिन किया, लाइक अर्थ इज वन ऑब्जेक्ट एंड सेब इज द अदर ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से उसने इमेजिन किया कि चांद भी दो ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम कहेंगे कि ये है हमारी जमीन और ये है चांद। तो ये चांद भी सेब है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये चांद स्किप कर जाता है, जमीन के आसपास घूमना पड़ता है, इसे स्किप कर जाता है बिकॉज ऑफ द आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर जो है ये न्यूटन के लिए सामने तो उसके ख्याल में तो आ गया कि आर स्क्वायर का रिलेशन, असल में यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आर स्क्वायर का जो रिलेशन है वो प्री न्यूटोनियन है। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है फरहान जैसे बच्चों के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं इसकी फिलोसॉफिकल पहलुओं से, ये प्री न्यूटोनियन है। बल्कि जो न्यूटन के से पहले चेयरमैन था हुक, रॉबर्ट हुक, जिसका हुक्स लॉ आप पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक जो था उसने अपनी बुक में क्लेम भी किया है, क्लेम्ड कि ये 1/r स्क्वायर मेरी किताब में से या मेरे तकरीरों में से, मुझे सही याद नहीं है, न्यूटन ने चोरी किया है, उसकी न्यूटन के साथ बनती नहीं थी। सो ये प्री न्यूटोनियन ख्याल है आर स्क्वायर का। क्योंकि आप जानते हैं कि पी स्क्वायर्ड इक्वल्स के ए क्यूब्ड, थर्ड लॉ, केपलर का जो थर्ड लॉ है, इसको आप जरा मैथमेटिकली डेप्थ में जाकर सॉल्व करें तो इसमें से भी आर स्क्वायर बाहर आता है और केपलर न्यूटन से पहले है, इसलिए आर स्क्वायर प्री न्यूटोनियन है। सो न्यूटन ने जब सपोज कर लिया कि देयर इज ए रिलेशन ऑफ आर स्क्वायर, तो अब उसे प्रूव करना बाकी था, एंड दैट पार्ट इज इंटरेस्टिंग कि उसने कहा m1 और m2 इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके इस जगह तक, ये आर स्क्वायर्ड उसने सपोज किया, और इस डिस्टेंस को सपोज करने के बाद जब उसने प्रूव किया तो दैट वाज समथिंग अमेजिंग कि वो प्रूव हो गया। दैट इज द क्वेश्चन। अब उसने देखा कि चांद स्लो मोशन में है जमीन के आसपास, जबकि जमीन पर गिरने वाला सेब जो है वो स्पीड में है, एक बात। और दूसरी बात जिसके लिए मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, वो जरा ध्यान से देखें कि उसने कहा कि ये स्पीड स्लो है और ये स्पीड बहुत ज्यादा तेज है उसके मुकाबले में। ये कितने फर्क से हैं? 6000, ऑलमोस्ट 6000th ऑफ दिस स्पीड। अगर ये स्पीड अगर 6000 हो तो चांद की फिर 1000 होगी। तो ये स्पीड चूंकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का छठा कितना हिस्सा बनता है? 6000 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 60 ना, 3600 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 60। सो ये निकलेगा
रिजल्ट में कि इतना डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि ज़मीन का जो डायामीटर है अगर उसको हाफ कर दें तो वो रेडियस वहाँ से शुरू करें हाफ से और चांद तक चले जाएं, और चांद का जो रेडियस है उस तक जब जाएं तो ये 60 डायामीटर ऑफ अर्थ जो है उसके बराबर है, ये फासला 60 डायामीटर्स ऑफ अर्थ। दिस मीन्स कि 60 का स्क्वायर 3600 है, और थोड़ी सी मैथमेटिक्स करें तो आपको पता चलेगा कि 6000 एंड सम प्लस समथिंग इज द स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ, एंड गिरते हुए सेब की स्पीड इज वेरी 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 स्पीडी, 6000 टाइम्स हैवियर, 6000 टाइम्स फास्टर ये जो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है। इस रिलेशन के लिए उसको आर स्क्वायर्ड का ख्याल आया कि ये इसलिए स्लो है कि ये दूर है, और अगर ये दूर है तो कम एक्सेलरेट होगा, और अगर ये नज़दीक है तो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। खैर वो बात जो मैं कह रहा था कि इंटरेस्टिंग है इस जगह पे, उसको ज़रा समझ लें। एक क्वेश्चन किया जाता है आम तौर पर आइंस्टाइनियन ग्रेविटी के बाद एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ज़मीन का प्लैनेट और सेब 2m है, तो इन दोनों में से कौन एक्सेलरेट हो रहा है? ये वाला ए किस पर अप्लाई होता है? इन दोनों में से कौन एक्सेलरेट हो रहा है, ये क्वेश्चन किया जाता है। अगर एक तबका है जो कहता है कि जमीन सूरज की सेब की तरफ एक्सेलरेट हो रही है और सेब जमीन की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है इक्वली, एक्चुअली ये भी गलत नहीं है। थर्ड लॉ इसी को बताता है कि वो अगर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स इक्वल है और ओपोजिट है। लेकिन देखना ये है कि जब सेब जमीन पर आता है तो हम उसको वैल्यू देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जब उसको ये वैल्यू देते हैं इसके एक्सेलरेशन के लिए, सेब के एक्सेलरेशन के लिए, सो व्हाई इज दैट कि हम सिर्फ सेब को वैल्यू देते हैं? इसका जवाब यहाँ पड़ा हुआ है कि जब आप इसको उल्टाएं एक्सेलरेशन बनाने के लिए, एक तरफ ए को कर लें तो दूसरी तरफ आ जाएगा एफ ओवर एम। अब जो एफ ओवर एम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एम बटे के नीचे आ गया है, इसका बड़ा होना बताएगा कि एक्सेलरेशन स्लो हो जाएगा, और ये रेशो इस तरह से बन गई है इसकी कि जितना ज्यादा m बड़ा होगा या जितना ज्यादा m छोटा होगा तो एक्सेलरेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। अगर हम यूं करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल्स f बटा एप्पल, अगर हम यहाँ लिखें कि ये मास एप्पल का है तो फिर ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन यहाँ पर जो a है ये छोटे मास में ज्यादा हो जाएगा, और अगर यहाँ मास बड़ा हो जाएगा तो ये एक्सेलरेशन स्लो हो जाएगा। अगर हम कहें कि a इक्वल्स f बटा मून, अब मून का मास जो है वो काफी ज्यादा है तो ये एक्सेलरेशन स्लो हो जाएगा। ये वजह है कि इन दोनों में इसके गिरने की रफ्तार और चांद के जमीन के आसपास घूमने की रफ्तार जो है उसमें 6000 का डिफरेंट है। अच्छा डिफरेंस है। ओके ये कोई इस समर रिकॉर्डिंग, अच्छा जहन भी आ गया है। ओके नेक्स्ट, अब देखें जरा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम सवाल कर रहे थे कौन एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें एक बात का पता है कि जब हम वो फार्मूला लिखते हैं जो न्यूटन के जहन में सबसे पहले तैयार हुआ F इक्वल्स एम में, तो वो फार्मूला हमें इस m की वजह से क्लियरली बता देता है कि असल में इस m पर डिपेंड करता है कि कौन एक्सेलरेट हो रहा है। अब जमीन का ये वाला m जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर m बहुत ज्यादा हाई हो तो उसकी वजह यह है कि आपका ऑब्जेक्ट सेकंड लॉ की रूल से हाई m वाला ऑब्जेक्ट स्लो थोड़ा एक्सेलरेट होगा। अब अगर जमीन पूरी की पूरी हो और हम कहें इसका m बहुत बड़ा है तो हाई m वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगी जमीन, इसलिए ये सेब की जब बहुत में एक्सेलरेट होगी, इतनी माइन्यूट कि उसको हम गिनती में भी नहीं ला सकते। लेकिन ये m जब सेब का होगा तो ये m इतना छोटा हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है उस वक्त फिर बहुत ज्यादा महसूस होगा कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है।
यहाँ पर पहुंचने के बाद हम न्यूटोनियन इक्वेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से अब न्यूटन ने देखा कि सेकंड लॉ, उसकी जवानी की बात है, 22 साल का था। न्यूटन ने देखा कि ये असल चीज है, फर्स्ट लॉ इसको, थर्ड लॉ भी इसको सपोर्ट करता है। तो उसने कहा कि अगर ये असल चीज है और दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अट्रैक्शन M1 और M2 के दरमियान अट्रैक्शन का ख्याल उसे सेब और चांद को मिला गया, यानी अगर आप लिखें सेब और चांद एक साथ, तो तब उसे अट्रैक्शन का ख्याल आया, वरना हजारों साल जमीन को गुजर गए थे, किसी को ये अट्रैक्शन का ख्याल नहीं आया। ओके, अब जब वो इस अट्रैक्शन को प्रूव करना चाहता है तो यहाँ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आप सोचें ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये 20 kg है और ये 10 kg है। आप सोचें कि इनकी एक दूसरे की तरफ कशिश, फिर ये नंबर 1 लगा देते हैं, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सोचते हैं, दूसरे दो, ये ऑब्जेक्ट है 100 kg और ये ऑब्जेक्ट है 5 kg, फिर इनकी अट्रैक्शन। अब इन दोनों को अलग अलग देखते हैं कि इन दोनों की अट्रैक्शन का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे हम रेशो। यानी एक बार आप गौर करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर, ये वाला जो है 1 और इसको हम 2 नाम दे देते हैं। तो पहले जब आप इसको देखेंगे तो ये एक वैल्यू आपको देगा गिनती में, हिंसों में। फिर अब जब इसको देखेंगे तो ये एक और वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आप कह लें कि ये अगर वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 20 है तो इन दोनों की रेशो निकाली जाएगी। अच्छा, अब अगर इसके बाद ये देखा जाए कि तीसरा एक और जोड़ा भी है, उसमें ऑब्जेक्ट है 1000 kg और ये ऑब्जेक्ट है 100 kg। तो फिर इन दोनों के दरमियान जो रेशो है, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू है, फर्ज करें वो 65 है, तो उसको भी इस रेशो में शुमार किया जाएगा और फिर कहा जाएगा इसके और इसके दरमियान रेशो क्या है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हजार हा, इमेजिन करें हजार हा, थाउजेंड्स या बिलियन, मिलियंस या बिलियंस भी कर लें, थाउजेंड्स एग्जांपल्स इमेजिन करें और हर एक को ऐड करते हुए कहें कि अब रेशो निकालो। तो न्यूटन ने कहा कि ये रेशो कहलाती है बिग जी। यानी बिग जी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जैसा कांस्टेंट आपका और चीजों का कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, आपको हैरत होगी देख के। मेरे पास एक तरीका है आपको दिखाने का। आप न्यूटोनियन ग्रेविटी लिखे, न्यूटोनियन ग्रेविटी लिखे नेट पर, न्यूटोनियन ग्रेविटी, और वो जो मैं हर वक्त यूज करता हूँ फैक्ट PHET, वहाँ जाएं और यहाँ पे एक तजर्बा करें, ग्रेविटी फोर्स लैब। ओके, और यहाँ पे एक तजर्बा ये करें कि आपके पास डिफरेंट मासेस हैं। ये बड़ा आपको मजा देगा, जरा ये खुल जाए, खुल जाओ। हाँ जी, अभी देखें कि मैं इस ऑब्जेक्ट को 1 पे रख देता हूँ, एग्जैक्टली 1 पे अब है, और ये 6 पे। ठीक है, ये हो गया R। इनके दरमियान मैं R को नहीं छेड़ता और यहाँ पे मैं इसको मास को छेड़ता हूँ। ये 100 kg है, ये 400 kg है। 100 kg और 400 kg के बाद मैं यहाँ पे मार्क करने के लिए अपना एपिक खोल लूँ। अच्छा जी, अब जरा देखें कि ये 100 kg है, ये 400 kg है, और यहाँ पे देखें फोर्स ऑन M2 बाई M1 ये है, फोर्स ऑन M1 बाई M2 ये है, और ये इक्वल है। ये देखिए 0.00000106785 न्यूटन। हमारे पास फोर्स यहाँ पे अगर लिखी हुई में मिल रही है तो हमारे पास
ہمارے پاس فورس آ چکی ہے. ہم کیوں نہ یوں کریں کہ یہاں سے ایف کی ویلیو لے لیں اور ایک تجربہ کریں, جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو مزہ آئے گا. وہ تجربہ ہم یہ کریں کہ یہاں پہ ایف کی ویلیو ہے ہمارے پاس, اسی ویلیو کو لے لیتے ہیں بجائے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لینے کے, تاکہ ہم کیلکولیٹر میں ٹائپ کرنے میں بھی آسان رہے اور آپ کو واضح نظر بھی آتا رہے. تو 6 0 ہے, پھر 106 ہے, پھر 785 ہے. یہ ہمارا کیلکولیٹر ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس فورس ہے 0.000000106 اور آگے کیا تھا 785. اب یہ آ گئی فورس. اس کے بعد نیوٹونین ایکویشن کیسے لکھی جاتی ہے, ایف لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کریں کہ اس میں ایکول کا سائن ڈال دیں. ایکول کہاں ہے, چلیں پھر پہلے میں اس کو ادھر ورڈ میں لکھتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں آپ کے ایکویشن میں ہم لکھا کرتے ہیں ایف ایکولز بگ جی m1 m2 اور r اسکوائرڈ. یہ ہماری ایکویشن ہے. ہم اس میں جی کو چیک کرنے جا رہے ہیں. تو جی کو چیک کرنے کے لیے اب ہم نے ایف کی ویلیو لی ہے. ایف کی ویلیو ہم ایکویشن میں پٹ کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ. m2 لکھا ہے سر, دونوں m1 لکھا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہی ہے. اوکے, اب یہاں پہ ہم ایکویشن میں اب ایف کی ویلیو لکھ دیتے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہے. 0.000000106 آگے کیا تھا 785 ایکولز. اب بگ جی ہم نہیں ڈالتے, کیونکہ ہم بگ جی کو خود معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بگ جی نہیں ڈالتے. میں نے جو یہاں مثالیں دی تھیں اس پہ آئیں ذرا. میں نے یہ 4-5 الگ الگ وزن بتائے کہ ان دو کی ویلیو نکالی جائے, ان دو کی ویلیو نکالی جائے, ان دو کی ویلیو نکالی جائے. اس طرح میں نے کہا الگ الگ. تو یہ وہی کام کر رہے ہیں کہ پہلے 2 کی ویلیو نکال رہے ہیں, پھر دوسرے 2 لے آئیں گے. تو پہلے 2 کی ویلیو یہاں پہ ہم نے جی نہیں ڈالنا. اب m1 کتنا ہے, یہاں پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں. m1 ہے 100 kg اور m2 ہے 400 kg. تو ہم یہاں پہ m1 لکھتے ہیں 100 اور ٹائمز ہم کرتے ہیں ٹائمز 400 اور بٹا میں آر اسکوئر جو ہے ہم نے ابھی وہاں پہ گننا ہے جا کے, کیونکہ ہم نے 0 کو اگنور کیا پیچھے. تو ابھی گنیں گے ہم. یہ ایک خارج کریں تو یہاں 6 تک ہے, تو R 5 ہے. اب R 5 ہے تو 5 کا اسکوائر یہاں پہ ہم لکھیں گے 5 اسکوائرڈ. اوکے, اب یہ ہمارے پاس ویلیو جو ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کو کاپی کر کے ہم اپنے کیلکولیٹر میں پٹ کرتے ہیں. کیلکولیٹر میں ایکول کا سائن ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو اس کو پہلے الگ حل کرتے ہیں. اس کو نیچے لے آتے ہیں نا, جی کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یوں کریں آپ کہ اب ایزی ہو جائے گا. یوں کریں آپ کہ ایکویشن ایک بار پھر لکھیں ایف ایکولز جی m1 m2 اوور r اسکوائرڈ. اب جی کو پہلے ایک سائڈ پہ نکال لیں. جی معلوم کر رہے ہیں نا ہم, تو جی ایکولز اب m1 m2 اوور m1 m2. سر یہ m1 m2 تو نیچے نہیں چلا جائے گا ایف کے, اور آر کے اوپر آئے گا. m1 m2 ادھر آئے گا, m1 m2 ادھر آئے گا. میں غلط کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ جی ایک سائڈ پہ کر دیں, ایف کو وہیں کا وہیں رہنے دیں. ایف کے نیچے m1 ایف کے نیچے آئے گا. ہاں m1 ایف کے ساتھ آر اسکوائر آ جائے گا. m2 آر اسکوائر ایف کے ساتھ کیسے آ جائے گا, میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں. آپ کریں ذرا اس کو, یہ بچگانا سی ہے لیکن ایسے دماغ میرا گھوم گیا. جی ایک سائڈ پہ چھوڑا ہے تو ہمارا آر اسکوائر ایف کے ساتھ چلا جائے. اوکے, اب میں نے کر لیا. اوکے, کر لیا. چھوڑ دیں, آپ چپ ہو جائیں. یہ ہم نے یوں کرنا ہے,
نیچے نیچے کہ ہم کہیں گے کہ ایف آر اسکوئرڈ بٹا M1. ایسے میرا دماغ چپ ہو گیا تھا وجہ. اچھا یہ فارم بن جائے گی جب تو یہ ویلیوز اس فارم میں ہم نے ڈالنی ہے. تو اب آپ اپنا ریزلٹ دیکھیے گا کیلکولیٹر میں. یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایف ہے 0.0000106,785 اور پھر ہمارے پاس ہے آر کی ویلیو 5 اسکوئرڈ اور اس سارے کا جو بٹا ہے وہ ہے 100 kg ٹائمز 400 kg. اچھا یہ بٹا ایسے ٹوٹ گیا 100 kg. یہاں پہ میں اگر بریکٹ ڈال دوں تو کام کرے گا. 100 kg ٹائم 400 kg اور یہ ویلیوز اب ہم وہاں پٹ کر سکتے ہیں. یہ 0 ادھر کیوں آ گیا؟ اوپر الگ سے ٹائپ کرنا پڑے گا 0 0 0 0 0 0 اور شروع میں پوائنٹ بھی پوائنٹ. اچھا اب اس کو ہم کیلکولیٹر میں ڈالتے ہیں. اب نہ کیلکولیٹر اعتراض کرے تو آ گیا. ذرا دیکھیں کیا قیمت آئی ہے سر. یہ تو جی کی ویلیو ہوگی ایگزیکٹ ہے نا. اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ امیزنگ کام ہوا ہے. یہاں پہ ہم رکتے نہیں ہیں بلکہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم صرف آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن معذرت کر لیتا ہوں میں. ہم صرف ایک بار اور کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں 10 پر اور اس کو لے جاتے ہیں 1000 پر اور اس کو ہم لے جاتے ہیں 0 پر اور اس کو لے جاتے ہیں 510 پر. اب بالکل ویلیوز ہم نے چینج کر دی. اس کو بھی ہم رینڈم رکھتے ہیں 880 رکھ دیتے ہیں. اوکے اب تیزی سے آپ تو ایکویشن ٹائم نہیں لے گی تو تیزی سے ہم یہ ویلیوز یہاں پٹ کرتے ہیں کہ ایف جو ہے ایف کیا ہے. ایف یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے فورس. تو ایک ہی ادھر والی اور ادھر والی برابر ہیں تو ہم ویلیو لے رہے ہیں 6 صفریں ہیں اور 299533. اوکے آئیں ذرا واپس 6 صفریں ہیں 0.000299533. اب اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں فاصلے کے اسکوائر کو. تو یہ ذرا دیکھیں کہ یہ کتنا 10 پہ 10 ہے ٹوٹل. اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 10 کا اسکوائر یعنی 100. اچھا جی 10 کا اسکوائر. علی رضا چلا گیا ہے. اچھا اس کے بعد ہم اس کا ماس لکھتے ہیں. ماس ہے 510 kg ٹائمز 880 kg. تو ہم لکھتے ہیں 510 ٹائمز 880. اب یہ ویلیوز ہم لے جاتے ہیں کیلکولیٹر میں. آپ کو خوشگوار قسم کی حیرت ہوگی کہ پھر کیا آیا ہے جی کی ویلیو. پھر جی کی ویلیو آ گئی ہے. یہ بھی جی کی ویلیو یہ بھی لیکن فرق ہے. یہ بھی جی کی ویلیو اور یہ بھی لیکن فرق ہے. یہ 6.6740 یہاں تک برابر ہیں 6.6740. یہ 8645 ہے. یہ 606. سر اس کا کیا مطلب ہے کہ جی کی ویلیو کانسٹنٹ نہیں ہے وہ میس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈسٹینس پہ نہیں. اس میں ایرر ہے اور دونوں جی کی ویلیو جو ہیں وہ کریکٹ ہیں اپ ٹو 3 اور 4 ڈیسیمل پلیس نا. ہاں اس سے آگے اپ ٹو 4 ڈیسیمل پلیس. بالکل ایرر کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جی کی ویلیو اتنی زیادہ ایکوریسی کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. پاسبل نہیں ہے کیونکہ جی کی فرسٹ میجرمنٹ زمین پہ جو کی گئی ہے وہ پہلی جو کی گئی. بعد والی تو اب تک ہوتی ہیں. جو پہلی کی گئی ہے وہ ایک کمرے میں 2 گیندیں ایک دوسرے کے نزدیک رکھ کے لوہے کی اور ان کی سرکولیشن سے نکالی گئی ہے. سو کبھی ایسا وقت جب آئے گا کہ بے شمار پلانٹس کے درمیان جیز بہت ساری ویلیوز کے ساتھ لی جائیں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ ویری ویری ایکوریٹ زیروز
डिजिट्स आफ्टर द 0 पॉइंट हम हासिल कर सकेंगे, बट नॉट येट। अभी इस तरह होगा कि डिफरेंट मासेस में यहाँ पे फ्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क आएगा। बात असल ये है, और ये बात न्यूटन ने बता दी थी कि बहुत ही बारीक सा वो हिंसा है, बहुत ही बारीक सा वो डिजिट या वो वैल्यू है जिसको उसने जी माना था, और उसने जी खुद निकाला नहीं था, बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है कि न्यूटन को रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेज के साइंसदानों ने ये कहा कि लंदन से कुछ फासले पे एक गांव में एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के पास अगर कोई पेंडुलम लटकाएं तो पहाड़ी की ग्रेविटी उस पेंडुलम को कितना खींचती है। एक तजर्बा सजेस्ट किया उस वक्त के एक साइंटिस्ट ने, मुझे उसका नाम पहले आता था, अब ज़हन से निकल गया। तो न्यूटन ने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने से, हालांकि उसकी बजट के लिए अप्रूवल दे रहे थे सारे साइंसदान। तो न्यूटन के सीरत लिखने वाले ये कहते हैं कि न्यूटन को खौफ था कि कहीं उसका जो कानून है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो गलत न साबित हो जाए, बिकॉज दैट वाज द बर्थ ऑफ लॉ, द डेज ऑफ द बर्थ ऑफ लॉ। तो डर तो मैं भी होता तो होता मुझे डर, यार ये कैसे कहीं गलती ना हो जाए मेरा लॉ। उसमें जी उसने खुद से बना रखी थी। फिर न्यूटन के बाद इसको कैवेंडिश ने किया, तो तब जाके ये क्लियर हो गया कि न्यूटन ठीक कहता था, और अप्रोक्सीमेशन वही है तकरीबन जो न्यूटन की थी, बट स्टिल इसमें हमेशा थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने एक सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, इसका नाम है अलगुडो। ये आप सब जो साइंस के स्टूडेंट हैं इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर यूज़ करें। ये एक तरह से आपके पास एक हथियार है, बहुत आसान कर देता है ये सारी की सारी आपकी फिजिक्स को। अच्छा, यहाँ से मैं नीचे से फ्लोर हटा रहा हूँ ताकि ग्रेविटी, यहाँ से मैं ग्रेविटी भी बंद कर देता हूँ। इस शेप बनाया गया ग्रेविटी के लिए। और ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, अब ये नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ग्रेविटी हो तो ये नीचे से फ्लोर हट गया, ये हाँ फ्लोर हटा हुआ फिर भी ये गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको ऑन की गई है। अब मैं ग्रेविटी ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये स्पेस में है। ओके, अब स्पेस में कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। जब कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं तो फिर न्यूटोनियन ग्रेविटी ये कहती है कि इनमें से हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस का है और पूरी स्पेस भरी हुई है, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो इन सब के दरमियान कशिश है। इसी में आपको दो, एक इसकी जोड़ी लो, एक पेयर ये लो, एक पेयर ये लो, एक पेयर ये लो। यहाँ देखिए पेयर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक को दूसरे के साथ पेयर बनाए। यानी इसको अगर आपने इसके साथ पेयर बनाया है तो इसके साथ भी पेयर बनाया है, तो फिर इनको भी पेयर बनाना है। तो इस सिचुएशन में इन सब का जो रिलेशन है वो आप अलगुडो में जब ड्रॉ करके ग्रेविटी ऑन करते हैं तो वो रिलेशन सब पे असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी किसी एक की ऑन कर दी जाए, चले हम किसी दूर दराज के छोटे से ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ऑन करते हैं और हम इसको राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक में हम इसके वेलोसिटीज में नहीं, इसके मटेरियल्स में सबसे आखिर में अट्रैक्शन जो है इसको हम 1 कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटी G1 शुमार की जाती है जब इसमें प्रैक्टिकल लेवल पे उसको यूज किया जाता है। जब हम प्ले करते हैं, अब ये हरकत में आया लेकिन बाकी भी हरकत में आ गए और ये इसके साथ बड़े भारी ऑब्जेक्ट के साथ चिपक गया। और यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें कि आपको दूर इस ऑब्जेक्ट में भी मोशन नजर आएगी, इसमें भी मोशन नजर आएगी, सारे हरकत में आ गए। मैंने सिर्फ एक को ग्रेविटी दी है। अच्छा, फिर ये भी है जो इसमें देखने वाली बात है कि आप इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को एज प्लैनेट यूज करें, शुरू पे जाएं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट छोड़ दें, आप इस ऑब्जेक्ट को लें और इसको कहें कि राइट क्लिक, मटेरियल नहीं, वेलोसिटीज, और यहां पे सेंड इनटू ऑर्बिट, और ये इसको उड़ा दें। किसी और को लें, यहां से इस ऑब्जेक्ट को लें, राइट क्लिक, वेलोसिटीज। अच्छा, ग्रेविटी देनी जरूरी है। हम एक को ग्रेविटी पहले दे देते हैं कि ये मटेरियल्स अट्रैक्शन 1 का मतलब है कि जो नॉर्मल ग्रेविटी हमने वो दी है,
or its object to send into planet. Material velocities send into orbit. Send into orbit, okay. अब ये ऑब्जेक्ट हमने ऑर्बिट में सेंड किया, उधर क्यों हरकत शुरू हो गई है, ये बात. फिर उसके बाद अगर आप इसको हाथ यहाँ से क्लिक करें तो एक एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं और उसके ऊपर ग्रेविटी को चेक कर सकते हैं कि बाकी ऑब्जेक्ट के साथ उसका कोलिजन भी होगा, उनका अट्रैक्शन भी होगा और बाकी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आएंगे. और वो अगर भारी है तो किसी छोटे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो तेजी से दूर चला जाएगा, और किसी भारी से टकराएगा तो वो तेजी से दूर नहीं जाएगा. दिस इज अमेजिंग कि सारी की सारी यूनिवर्स के प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे के साथ ग्रेविटी के रिश्ते में है. अगर यूनिवर्स के इस कॉर्नर पे एक प्लैनेट है तो यूनिवर्स के इस कॉर्नर पे दूसरा प्लैनेट उसके साथ ग्रेविटेशनल रिलेशन में है. इसलिए भी अभी फिलहाल हम बिग जी को एज एक्यूरेट विद सो मैनी डिजिट्स हासिल नहीं कर सकते. लेट्स गो अ लिटिल फर्दर. हमने यहाँ पे देखा सर क्वांटम कंप्यूटर से कर सकेंगे? क्वांटम कंप्यूटर से जाहिर है एक वक्त तो आएगा कि करेंगे. कई जब हम 100 गैलेक्सीज को देखेंगे पैमाइश तो हम उसको फिर कई 100 डिजिट्स में कर सकेंगे, बट नॉट येट. और ये अच्छा है कि नॉट येट, हमारे लिए बहुत करने को काम है. अब इसमें जो हमने जो पहलू हमारा रहता है इस गुफ्तगू में वो कवर करना चाहिए. अब हम आते हैं असल इस इक्वेशन की तरफ जिसकी वजह से इस लेसन का नाम है न्यूटोनियन ग्रेविटी. F इक्वल्स बिग जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर्ड. अच्छा, अब आप गौर करें कि ये जो इक्वेशन है क्या रिलेशन है इस इक्वेशन का F इक्वल्स ma के साथ, क्योंकि हमने अब बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि ये वाला एक्सेलरेशन वो मूवमेंट होगी इस इक्वेशन में जो एक m की दूसरे m की तरफ है. और हम इस इक्वेशन की मदद से जानेंगे कि m अगर बड़ा है तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा तेज होगा, और m अगर छोटा है तो m अगर ये वाला फर्ज करें बड़ा है तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा तेज होगा, और ये m अगर छोटा है तो और ये बड़ा है तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा तेज होगा. बिकॉज m बड़ा होने की वजह से हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन स्लो हो जाता है. अच्छा, अब न्यूटन को तमन्ना थी कि वो इस इक्वेशन में a को दरियाफ्त करे, क्योंकि वो जानता था कि ये इक्वेशन इक्वल है एक्चुअली इस इक्वेशन के. तो वो कहता था ये a कहाँ है इस इक्वेशन में, और इस a को दरियाफ्त करे. और ये दरियाफ्त करने के लिए उसने क्या किया कि उसने केपलर लॉ को यूज करते हुए, जो कि मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ, लेसन हमारा हो चुका है, केपलर लॉ को यूज करते हुए उसने क्या किया कि उसने एक वेरी बिग m फर्ज करें m ऑफ अर्थ, इसको और वेरी बिग m के बाद उसी ऑब्जेक्ट का r स्क्वायर इसको, यानी हम इस इक्वेशन को जो है अब तोड़ रहे हैं, ये m1 ये m2 और ये r स्क्वायर है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं. उसने किस किस को कांस्टेंट माना, एक तो पहले से कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है. अब इनमें से एक अर्थ है एक सेब है. अब जो अगर ये अर्थ है तो इसको बहुत बड़ा m, ये मैंने लिखा e यहाँ पे लिख दिया, और ये r जो है इसी अर्थ का ये वाला r बना दिया. अब इस r को भी उसने कांस्टेंट ले लिया r स्क्वायर्ड. अब ये देखें जरा कि ये एक बड़ा कांस्टेंट वजूद में आ गया है. जब सबके लिए पेट डिजिट्स आए आपके पास पहले से, तो वो ऑब्जेक्ट वो चाहे 1000 सिंबल्स हों, वो एक सिंगल कांस्टेंट होता है. सो ये बिग जी, बिग m और आर स्क्वायर उसी ऑब्जेक्ट का जो m होगा, वो चांद है, वो सूरज है, वो जमीन है, उसी का आर स्क्वायर. तो इस सारे को उसने इक्वल कर दिया इस छोटे g के, और उसको नाम दे, यानी इस बिग कांस्टेंट को उसने इस छोटे g का नाम दे दिया. अब आज अगर आप जमीन का, यानी आज अगर आप कहते हैं कि मैं इस छोटे g को चेक करना चाहता हूं कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है भी कि नहीं, तो वो सिर्फ प्लेनेट अर्थ के लिए है, और उसमें बिग m जो है वो प्लेनेट अर्थ है.
और प्लैनेट अर्थ का यहाँ पे ई, प्लैनेट अर्थ का मास ले लिया जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। हर ऑब्जेक्ट जो उस पर गिर रहा है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगी, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो ये होगा, इसलिए वो इस बिग ह्यूज कांस्टेंट का हिस्सा बन सकता है। फिर ये जी पहले से कांस्टेंट है तो ये इसका हिस्सा बन सकती है। फिर ये आर स्क्वायर्ड जो है इसी अर्थ का लिया जाएगा और इसलिए ये भी इस कांस्टेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में जब आप जी अर्थ का मास, जी जी बोले सर, ये फिर एग्जैक्ट जो सरफेस है उसके लिए ये होगा ना यूज, क्योंकि आर स्क्वायर तो बस सरफेस तक आएगा, लेकिन हम सरफेस से थोड़े ऊपर डिस्टेंस तक ले सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से डिस्टेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शाबाश, वो जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना फरहान, मसलन ये गिरते हुए पत्थर का डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी अगर जरूरत हो तो। लेकिन सिंपल केसेस में इवन के चांद पर रॉकेट भेजने का केस भी एज सिंपल है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि चांद पर रॉकेट तो जाए, लेकिन चांद पर रॉकेट एक पॉइंट पर जाए और जमीन से रॉकेट एक पॉइंट से रवाना हो, तो फिर आपको और ज्यादा बारीकी में डिजिट्स लेने चाहिए और ये डिस्टेंस भी आपको उसमें मेंशन करना चाहिए। लेकिन अगर मामूली बातें हैं तो उसमें फिर ये डिस्टेंस मेंशन करना जरूरी नहीं है। जी सर जी, जिधर आपने लिखा है f is equal to GME over r square, m means mass of earth और radius of earth, तो f तो नहीं बनेगा ना, वो तो फिर g बन जाएगा ना, समझ नहीं आई? जी स्मॉल जी 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 स्मॉल जी के इक्वल होगा। ये जो सर ये जो सर्कल में आपने लिखा हुआ है GME over r square is equal to f, ये सर ये वाला, हाँ ये f तो नहीं बनेगा ना, ये g बन जाएगा ना। हाँ हाँ, ये जी बनेगा। ये उस सूरत में f के सामने लिखा जा सकता है कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको किस m स्मॉल सा कोई मैथ हो, हाँ, तो फिर ये f काम करेगा। लेकिन ऐसी सूरत में जैसे आपने बताया एग्जैक्टली ये जहाँ मैंने नीचे जो लिखा है, तो ये एग्जैक्टली ये होगा कि ये छोटा g बन जाएगा और ये वाला उसके मुकाबले में लिखा जाएगा। अच्छा, ऐसी सूरत में हमने क्या चीज देख ली अब कि ये हमारा ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास क्या आ गया है कि हमारे पास कोई रिलेशन जिसको न्यूटन ढूंढ रहा था वो आ गया है कि हम कहते हैं कि F इक्वल्स m में उसके पास पहले से था, फिर उसने कहा F इक्वल्स बिग G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, इसमें उसने इन तीनों को छोटा g बना दिया। तो F इक्वल्स ये m अब मैं पहले लिख रहा हूं, तो F इक्वल्स m g। अब ये इक्वेशन अब और ये इक्वेशन अब बिल्कुल इक्वल है। आइंदा आपने चांद के लिए बिग जी 6.67 टाइम्स 10 टू दी -11 ये लेना है, ये मैंने 111 कर दी, टाइम 10 टू दी -11 ये लेना है। फिर यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट लेना है, प्लैनेट मून है या प्लैनेट मार्स है, फिर उसी प्लैनेट का रेडियस लेना है, रेडियस, तो तब आप मरीख पे उतर सकेंगे। अगर आपने ये न किया तो मरीख पर आपके गिरने की जो रफ्तार है, जब आपकी स्पेसशिप जब आपकी मरीख पे के करीब पहुंचेगी, ये मार्स है, आप उतरने से पहले मरीख के करीब पहुंचेंगे आपकी स्पेसशिप, तो आपको पता नहीं है कि ये कैसे एक्सेलरेट होगी। अगर ये एक्सेलरेट बहुत ज्यादा तेजी से हो, ऐसी सूरत में आप यहाँ पे इम्पैक्ट से आप तबाह हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। सो आपको जमीन पे बैठे बैठे पहले उस प्लेनेट का जिस पर आपने अपनी शिप उतारनी है, जमीन पे बैठे बैठे आप उस प्लेनेट का पहले मास मालूम करना है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जमीन पे बैठे और आप चांद का मास मालूम कर लें? यस, मुमकिन है। अब तो इतना सा सितारा होता है ना दूर जो सिर्फ ब्लिंकिंग कर रहा है, तो उसका मास भी हम बता सकते हैं। अब तो एक छोटा सा पॉइंट है ना जिसको हम फोटॉन कहते हैं, तो उसका भी वर्चुअल मास हम बता सकते हैं। यानी अब हमारे पास मास मालूम करने के जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम मास बता सकते हैं। एक प्लैनेट जो है वो स्टेटस 1 में इंटेंसिटी में चमक रहा है, दूसरा प्लैनेट जो है वो स्टेटस 2 में चमक रहा है, तो हम उनके मासेस का डिफरेंस बता सकते हैं। और इन चीज़ों को हम आगे आइंस्टाइन की ग्रेविटी के वक्त करेंगे भी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको ये अब मालूम हमेशा याद रहना चाहिए कि
जो कहानी सिर्फ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में मौजूद ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, वो सब्जेक्ट को पुश करने से लॉ बनाती है F=ma, और F=ma जहन में रखते हुए एक बंदा सोचता है कि मेरे सर पर सेब क्यों आकर लगा है, ये कहीं अट्रैक्शन तो नहीं थी। इसी अट्रैक्शन से वो कहता है कि मून जो है वो प्लैनेट अर्थ के गिर्द इसी अट्रैक्शन की वजह से घूमता है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से कि वो क्यों स्किप कर देता है प्लैनेट को आसपास घूमना, उसके ऊपर उतरना। एक आखिरी बात कि आइंस्टाइन को हमने पढ़ना है आगे जाके, और आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि आइंस्टाइन फिर से शुरू करेगा कहानी को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी। आपने आज के लेक्चर के शुरू में एक मसला हल किया, सॉल्व किया कि ये जो F=ma है, इसमें अगर A=F/m कर दें तो ये m बढ़ाने से एक्सेलरेशन स्लो हो जाएगा अगर हम m को ऊंचा करेंगे, और अगर हम m को नीचे करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो ऊंचा हो जाएगा। जमीन पर गिरने वाला सेब ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ आएगा और जमीन उसकी तरफ बहुत स्लो बल्कि अनमेंशनेबल रफ्तार से जाएगी। अब न्यूटन ने जब ये कह दिया है तो ये नजर भी आ रहा है, इक्वेशन भी बता रही है, क्लियर हो गया। तो फिर आइंस्टाइन को क्या जरूरत पेश आई कि उसने इसको एक बार फिर से शुरू किया। वो पीछे से शुरू करेगा आइंस्टाइन, वो कहेगा कि सेब जो है ये जमीन पर नहीं गिर रहा। अब ये देखें ना, जब हम जानते हैं कि सेब मामूली मास होने की वजह से बहुत हाई लेवल पे एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो कहता है नहीं गिर रहा, तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा होगा शुरू में। हालांकि वो ये कह रहा है कि अगर आप आज तो आपके मोबाइल में ऐप आ गई है एक्सेलरेशन की ऐप, तो आप फरहान आप करके देखना एक्सेलरेशन की ऐप, फुआद से कहूँगा वो करे, एक्सेलरेशन की ऐप्स का इस्तेमाल करें। मोबाइल को क्या करें, मोबाइल को यहाँ जमीन पे खड़े होके, आप ये खड़े हैं जमीन पे, और मोबाइल को उछाल दें, थ्रो करें। अब मोबाइल को जब आप ऊपर उछालेंगे वो रजिस्टर नहीं करेगा जी को, ये हैरत की बात है, वो जी को जीरो सर इससे भी एक आसान तरीका है, उसके लिए आपको मोबाइल भी नहीं चाहिए। आप एक पानी की बोतल लें और उसमें दो होल कर दें, तो हाँ जी स्टेज पे कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, तो ग्रेविटी की वजह से पानी उसमें से गिरेगा। तो आप किसी हाइट से उस पानी को फेंके, जब आप उसको रिलीज करेंगे ना, तो वो जितनी देर हवा में रहेगी तो पानी उसमें से गिरेगा ही नहीं, तो गिरेगा ही नहीं, जीरो ग्रेविटी उसके लिए जीरो हो जाएगी जब तक वो हिट नहीं करता। तो करेंगे, हाँ एग्जैक्टली। चले उसमें सुराख करने का थोड़ा सा अमल तो आइए हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो मैंने ऊपर फेंका, ये वापस भी आ रहा है, ये कोई रजिस्टर नहीं कर रहा, जी जीरो है। सवाल पैदा हो गया, न्यूटन कहता है F=ma की वजह से F=mg होती है, और F=mg में ये जो g है, ये g जरूर रजिस्टर होना चाहिए हाई स्पीड। हम थ्रो करते हैं मोबाइल की ऐप एक्सेलरेशन की डाल के, तो मोबाइल जब नीचे आता है तब भी वो जी जीरो रजिस्टर करता है, ऊपर जाता है तब भी जी जीरो रजिस्टर करता है। क्वेश्चन कि ये बात फिर न्यूटन की गलत नहीं हो गई, जी जीरो रजिस्टर हो रही है? वेरी इंटरेस्टिंगली गलत हो गई, हालांकि हमने इक्वेशन में देखा कि ये ठीक है। दरअसल आइंस्टाइन साबित करता है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर है, यानी जब आप मोबाइल को जमीन पर रखते हैं, ये मोबाइल जब आपके हाथ में होता है तो 9.8 को रजिस्टर करेगा, लेकिन उसी को जमीन पे रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, तब भी वो 9.8 रजिस्टर करेगा, लेकिन उस मोबाइल को आप हवा में उछालते हैं वो जीरो रजिस्टर करेगा। तो आइंस्टाइन ट्रू साबित होता है कि एक ऑब्जेक्ट, आखिरी बात, एक ऑब्जेक्ट है वो कायनात में दूर है, स्पेस में बहुत दूर है। यहाँ पे आप कर लें कि यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ दूर दराज आपका प्लेनेट है। अच्छा, इस बंदे को पता ही नहीं है कि प्लेनेट मेरे रास्ते में आने वाला है। ये ऑब्जेक्ट जो ऐसे कर्व करके इस प्लेनेट पर आके गिर जाएगा। इस पूरे ऑब्जेक्ट को पूरे रास्ते में कर्व होने का पता नहीं चलेगा, हालांकि जब भी कर्व इन्वॉल्व होती है एफ जरूर इन्वॉल्व होता है।
کیونکہ اس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اینگولر مومنٹم پیدا کرتا ہے, وہ سارا کچھ اس میں ایک ایکسلریشن ہے گھومنا. بٹ یہ آبجیکٹ جو گھوم کر اس پہ آئے گا, یہ آبجیکٹ رجسٹر ہی نہیں بتائے گا ہی نہیں اس بندے کو جو اس آبجیکٹ کو چلا رہا ہے یا اس کے اوپر بیٹھا ہے, کہ اس کو پتہ نہیں, اگر اس کی آنکھوں میں پٹی بندی ہے تو اس کو یہاں پہنچنے تک پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے, کیونکہ there is no force. If no force, that means that gravity is not a force. جی جی سر, ہاں, gravity is not a force. یہ یہاں پر موو ہوا ہے, کرو کھائی ہے اس نے, بٹ یہ اس کو پتہ نہیں چلے گا. جب یہ ٹچ کرے گا ٹھا کر کے, اس وقت اس کو سمجھ آئے گی کہ اوہو میں تو زمین سے ٹکرا گیا ہوں. سو اس کو آئنسٹائن کس میں پڑھیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ اس کرو کو محسوس نہیں کرے گا, اور یہ اس میں ہم فور ویلوسٹی ویکٹر پڑھیں گے, which is a very very interesting aspect of general relativity. تو یہ تو ابھی دور ہے آئنسٹائن. فی الحال ہم اگلے ہفتے الیکٹریسٹی ہسٹری شروع کریں گے. 2 ہفتے ہسٹری رہے گی, کوشچن نہیں ہوں گی, تیسرے ہفتے کوشچن شاید شامل ہوں. ہسٹری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اتنی کہ جیسے کہانی سنائی جاتی ہے, جیسے کوئی بندہ کلاس مس نہ کرے نیکسٹ ویک. ہاں جی, 10 اسٹوڈنٹ تو ابھی تک بھی بیٹھے ہیں, کیا بات ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا یہ جو یس سر, سر یہ جو سیب کا گرنے والی جو سیب کی گرنے والی سٹوری ہے, یہ اکثر جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی کہانی ہے. تو ایک جگہ پہ میں سن رہا تھا, اس میں بتا رہے تھے کہ نیوٹن نے جو گریوٹی ڈسکور کی, وہ ایک کامٹ کو آبزرو کر رہا تھا. تو اس کامٹ کے موشن سے اس کو, یعنی کہ اس نے گریوٹی کو ڈسکور کیا, کیونکہ کچھ مہینوں سے اس کو وہ آبزرو کر رہا تھا. تو وہ کچھ مہینوں کے بعد سورج کے پیچھے گیا, اور پھر دوسری طرف گھوم کے جب وہ واپس نکلا تو اس کا جو پاتھ تھا وہ کافی زیادہ الپٹیکل تھا. تو نیوٹن کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ کس سن میں مطلب ایسی کوئی چیز تھی کہ جس نے اس کو کھینچ کے واپس موڑ دیا, ورنہ یہ اسٹریٹ پاتھ میں اپنے جو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کی وجہ سے اسٹریٹ چلا جاتا. تو اس کا مطلب کہ اس کے سن نے کوئی انویزیبل فورس اس پہ اپلائی کی ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو موشن کی جو ڈائریکشن وہ چینج ہوئی ہے. ویری گڈ. تو یہ بھی کہا جاتا پوچھ رہے ہیں اپنا پورم سے کہ